नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। नई दिल्ली में दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ने वाले बहुपरिचित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पण किया गया। इस अवसर पर परियोजना का औपचारिक उद्घाटन भी किया गया। ये दिल्ली और देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर करीब 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे है, जिसे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी अब लगभग 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि पहले इसमें करीब 6 घंटे का समय लगता था और इससे दिल्ली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुधार होगा। लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। इसके साथ ही नई दिल्ली में दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ने वाले बहुपरिचित दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पण किया गया है। इस अवसर पर परियोजना का औपचारिक उद्घाटन भी किया गया है। ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर करीब 213 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे है और जिसे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी अब लगभग 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। तो कॉरिडोर का उद्घाटन जिससे लोगों में भारी उत्साह। इसके साथ ही पहला फेज अक्षरधाम, जिसमें ईस्टर्न पेरिफेरल के पास में यहाँ पर और दिल्ली गाजियाबाद क्षेत्र के लोगों को भी इससे फायदा होगा। वहीं पर दूसरे फेज की बात करें तो सहारनपुर ईस्ट बाईपास तक 118 किलोमीटर और ग्रीनफील्ड सेक्शन बागपत बड़ौत शामली इसमें शामिल। 7 घंटे इंटरचेंज और कई अंडरपास भी इसमें अंडरपास बनाए गए हैं और सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो NH 307 की एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी तीसरे फेज की बात कर रहे हैं, जहां पर गणेशपुर से देहरादून 20 किलोमीटर। चौथे फेज की बात करें देहरादून तक जो रहेगा, जिसमें राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजरेगा और इसके साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी टनल बनाई गई है। तो चौथा फेज देहरादून तक जंगली जानवरों के लिए ऊंचा फ्लाईओवर ये माना जा रहा है। इसके साथ ईस्टर्न पेरिफेरल के पास में बागपत तक 32 किलोमीटर पहला फेज अक्षरधाम दिल्ली। तो दिल्ली गाजियाबाद क्षेत्र के लोगों को फायदा होने जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से सहारनपुर ईस्ट बाईपास तक 118 किलोमीटर और दूसरे फेज की बात कर रहे हैं, जहां पर क्या फायदा होगा वो भी आपको बता दें। दिल्ली देहरादून की बात कर रहे हैं, जहां पर 70 किलोमीटर कम अब ये दूरी हो जाएगी। दिल्ली देहरादून की दूरी जो मानी जा रही है 70 किलोमीटर कम रहेगी। तो दिल्ली दून एक्सप्रेसवे जहां पर क्या क्या फायदा होने वाला है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कार स्पीड की लिमिट की बात की जाए तो 100 किलोमीटर घंटे और वहीं पर कनेक्टिविटी 2 एक्सप्रेस 5 नेशनल हाईवे। कितना वक्त लगेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक ये समय रहेगा। खासियत इसमें रहेगी 6 लेन वाला एक्सप्रेस कंट्रोल सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये माना जा रहा है। और कहां से कहां तक इसका सफर रहने वाला है, दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर और उत्तराखंड। और लंबाई की बात की जाए, लंबाई 210 किलोमीटर और लागत 13,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। तो देहरादून से अब दिल्ली दूर नहीं मानी जा रही है। कॉरिडोर से बड़ा फायदा लोगों तक पहुंचने जा रहा है। क्या क्या फायदे होने वाले लगातार बता रहे हैं। दिल्ली देहरादून की दूरी अब सिर्फ 70 किलोमीटर कम की जाएगी और इसके साथ कार स्पीड की लिमिट की बात की जाए तो 100 किलोमीटर घंटे और कनेक्टिविटी 2 एक्सप्रेस 5 नेशनल हाईवे। कितना वक्त लगेगा वो भी हम आपको बता दें कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर तय किया जाएगा। खासियत क्या क्या रहने वाली है लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली अब दून से दूर नहीं। तो कितना वक्त लगेगा ये हम आपको बता दें कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का ये सफर रहेगा। तो खासियत 6 लेन वाला एक्सप्रेस कंट्रोल सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर रहेगा। तो कहां से कहां तक का सफर माना जा रहा है लगातार हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर और उत्तराखंड, इसकी लंबाई 2 से 210 किलोमीटर ये मानी जा रही है। लागत 13,000 करोड़ रुपए है। तो तस्वीरें लगातार बता रहे हैं हम आपको, जहां पर दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया कॉरिडोर का। इसके साथ ही कॉरिडोर
से अब लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। देहरादून से अब दिल्ली दूर नहीं मानी जा रही। देवभूमि में विकास का नया कॉरिडोर देखने को मिल रहा है। देवभूमि से वेस्ट यूपी तक का विकास यहां पर देखने को मिल रहा है। बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस पवित्र समय का देश के कोटि कोटि आस्थावान श्रद्धा भाव से इंतजार करते हैं। मैं पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग और यहां के आराध्य देवों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं संतला माता को भी नमन करता हूं। यहां आने से पहले मुझे मां डाट काली के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। देहरादून शहर पर मां डाट काली की बड़ी कृपा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में माता डाट काली का आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रहा है। साथियों, उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा करने के साथ ही 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस प्रगति में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। आपको याद होगा, बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन सरकार की नीतियां और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से ये युवा राज्य विकास के नए आयाम जोड़ रहा है। तो कॉरिडोर को लेकर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। कैसी कनेक्टिविटी रहेगी, 2 एक्सप्रेसवे, 5 नेशनल हाईवे इसमें कनेक्ट रहेंगे और कितना वक्त लगेगा। 2.5 घंटे दिल्ली से अब देहरादून नहीं दूर है, ऐसा माना जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें कहां से कहां तक का सफर है। दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर और उत्तराखंड, ये इनका सफर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित उत्साह के साथ उपस्थित सहारनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 190 करोड़ की यात्रा करने वाले इस एक्सप्रेसवे में पड़ने वाले उन सभी जनपद वासियों को इस दिल्ली, बागपत, सहारनपुर, देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और एनएचएआई के सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन के लिए एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके
जो दूरी पहले सहारनपुर से दिल्ली की 5 से 6 घंटे में पूरी हो पाती थी, अब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर सहारनपुर से दिल्ली की दूरी हो या सहारनपुर से देहरादून की दूरी, इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके माध्यम से सहारनपुर का वुड वर्क का जो कार्य है, कास्ट कला का जो कार्य है, यहां के शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स का हर आइटम बनता है, यहां का अन्नदाता किसान मेहनती है, गुड़ की मिठास, सब्जी उत्पादन के लिए, और यहां पर अन्य तमाम प्रकार के अन्नदाता किसानों के द्वारा अन्न उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल के उत्पादन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जाता है। अब इसके माध्यम से न केवल राष्ट्रीय राजधानी, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक उत्तम माध्यम यह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज का यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर सामाजिक न्याय को जमीनी धरातल पर उतारने वाले भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 135वीं पावन जयंती है। याद करिए, उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से भारत के हर नागरिक और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र कल्याण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, देवभूमि से वेस्ट तक का विकास हुआ जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली से दून एक्सप्रेसवे यहाँ पर देखने को मिला। क्या अपडेट है योगेंद्र? देखिए, आज प्रधानमंत्री इस नेशनल हाईवे का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नियाब सिंह, जो राज्यपाल थी वो मौजूद थी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम सभी लोग मौजूद थे। आज उन्होंने इस नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया। पिछले 5 सालों से लगातार 6 सालों से ये पुल का जो निर्माण कार्य चल रहा था, दिल्ली से सहारनपुर का जो हाईवे बन रहा था, उसका आज उद्घाटन करने पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने डाट मंदिर जो काली उत्तराखंड में स्थित है उसके फिर वहां के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने लगभग वहाँ प्रधानमंत्री ने वहाँ का जो नेशनल हाईवे बने हैं वहाँ का निरीक्षण किया। जो लोग थे उनके स्वागत में खड़े थे, हाथ हिलाया, लोगों का अभिनंदन किया और जिसके बाद उन्होंने मंच के माध्यम से लोगों से कहा कि ये मुख्यमंत्री मतलब जो सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सरकार पर जो विपक्ष है उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में विकास होना मुमकिन था, पर जब से हमारी सरकारें लगातार विकास हो रहा है। सहारनपुर से और दिल्ली तक का सफर पहले गड्ढों में तब्दील था, पर अब लोगों को यहाँ पर सिर्फ मात्र 2.5 घंटे में इस सफर को तय करना पड़ेगा, जिससे मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत जैसे जिलों में बनने वाले उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ तक कि किसान मेहनती और किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस कॉरिडोर के माध्यम से इन उत्पादों की राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मदद पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। जी योगेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है नोएडा में हिंसा की जांच और इसके साथ प्रारंभिक जांच में इस हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश है। तो सोशल मीडिया से अफवाह फैलाने की जानकारी भी सामने आ रही है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि हिंसा किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थी। तो 50 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया हैंडल भी पाए गए हैं, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। तो नोएडा में हुई हिंसा के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ गया है और इस मामले की जांच अब यूपी एसटीएफ
को सौंप दी गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि हिंसा कोई भी आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश काम कर रही थी। तो जांच में यह भी सामने आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़काया गया और पुलिस ने बताया कि इस साजिश से 50 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया गया। मामले की गहराई से अब लगातार पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो हिंसा बढ़ने के बाद अब पुलिस का भी बयान इसमें सामने आ गया है, जिसमें आपको बता दें वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर दंगे की आग। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई जगह पर ताबड़तोड़ हमले हुए, जहां पर सेक्टर 57 में 30 फैक्ट्रियों में तोड़ हमले किए गए हैं। कंपनियों की बिल्डिंग पर जमकर पथराव भी किया गया है। तो पीएसी को मौके पर उतारा गया और वेतन बढ़ोतरी की मांग लगातार कर्मचारी करते नजर आ रहे थे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा मौके पर और इसके साथ ही डीजीपी राजीव कृष्ण की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए थे। तो अफवाह फैलाने वालों की पहचान भी लगातार की जा रही है। तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। पुलिस द्वारा सख्ती देखी गई। पुलिस की गाड़ी की वहां पर आग के हवाले भी कर दिया गया पुलिस की गाड़ी को। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई जगह पर प्रदर्शन करने के मामले सामने आए, जहां पर सेक्टर 57 में 30 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की गई है। तो बड़ी अपडेट सामने आई। कंपनियों की बिल्डिंग पर जमकर पथराव किया गया और पीएसी को मौके पर भी उतारा गया। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान ही आज फिर से पथराव किया गया और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। कल भी कर्मचारियों का बवाल देखने को मिला था, जिसके बाद आज फिर से पथराव और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो दोनों तस्वीरें, कल की तस्वीर देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसके साथ ही जमकर पथराव किया जा रहा है, तोड़फोड़ मचाई जा रही है। और तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रदर्शन के दौरान आज फिर से पथराव की घटना सामने आई है। तो वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों का लगातार पथराव देखने को मिला। वहीं पर पुलिस का भी दावा सामने आ गया, जिसमें साजिश बताई जा रही है पूरे मामले के बीच। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, वेतन की मांग की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश का भी असर देखने को मिला। हाई पार्ट कमेटी की सैलरी बढ़ाने की ऐलान भी कर दिया गया है। इसके साथ ही नॉन स्किल्ड श्रमिकों को अब 13,690 रुपए और सेमी स्किल्ड श्रमिकों को अब 15,000 से ज्यादा रकम दी जाएगी। और इसके साथ जानकारी सामने आई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। तो हाई पावर्ड कमेटी में सैलरी बढ़ाने की लगातार ऐलान कर दिया है। योगी सरकार के निर्देश के बाद से नॉन स्किल्ड श्रमिकों को अब 13,690 रुपए मिलेंगे और सेमी स्किल्ड श्रमिकों को अब 15,000 से ज्यादा रकम दी जाएगी। तो स्किल्ड श्रमिकों को 16,000 से ज्यादा रकम दी जाएगी। व्हाट्सएप वाली साजिश का भी खुलासा लगातार किया जा रहा है। तो नोएडा को किसने सुलगाया है, इसके बारे में भी लगातार अपडेट सामने आ रही है। व्हाट्सएप के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा, QR कोड के जरिए श्रमिकों को व्हाट्सएप से जोड़ा गया। तो साजिश देखिए किस तरीके से की गई है। 50 से ज्यादा एक्स अकाउंट चिन्हित किए गए हैं, जो फर्जी अकाउंट बताए जा रहे हैं। पार्टी से पॉलिटिकल भी एक जुड़ा हैंडल मिला है। तो नोएडा को लगातार आग के हवाले करने के पीछे साजिश रची गई है। तो व्हाट्सएप वाली साजिश का भी खुलासा होता नजर आ रहा है। तो व्हाट्सएप के जरिए लोगों को उकसाया गया था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। QR कोड के जरिए श्रमिकों को व्हाट्सएप से जोड़ा गया था। तो एक ग्रुप बनाकर ये पूरा खेल रचा गया है। 50 से ज्यादा एक्स अकाउंट चिन्हित भी कर लिए गए हैं पुलिस द्वारा, लगातार पुलिस दावा कर रही है। इसके साथ ही पॉलिटिकल जुड़ा मामला भी इसमें सामने आ रहा है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो नोएडा में आज भी प्रदर्शन, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वर्दियों ने भी पथराव किया है और पुलिस टीम पर भी हमला किया गया है। कई लोगों को भी फिलहाल पुलिस हिरासत में लेती नजर आई है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर देखिए, नोएडा में आज भी प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी तस्वीरों में पथराव देखने को मिल रहा है। तीसरी तस्वीर देखिए, पुलिस टीम पर भी हमला किया गया है। वहीं चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। का लगातार पथराव देखने को मिला।
प्रदर्शन तस्वीरें देखिए किस तरीके से सैलरी का भी लेकर मांग को लेकर लगातार विरोधियों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों की सरकारी नियम लागू करने की भी लगातार मांग की जा रही है। तो छुट्टी के दिन काम ओवर टाइम ना मिलने पर आक्रोशित नजर आ रहे कर्मचारी। निजी कंपनियों के कर्मचारी कम सैलरी से नाराज हैं। तो क्यों हो रहा है प्रदर्शन, वो हम आपको बता रहे हैं। कंपनियों पर नियमों की अनदेखी का आरोप है। प्रदर्शनकारियों की सरकारी नियम लागू करने की भी मांग। तो छुट्टी के दिन काम ओवर टाइम न मिलने पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। लगाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के सरकारी नियम लागू करने की लगातार मांग की जा रही है। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय के कंट्रोल रूम पहुंचे संजय प्रसाद ने पूरे मामले की समीक्षा की है। इस दौरान ही उन्होंने राजीव कृष्ण से बातचीत कर हालिया घटना को लेकर अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत अपडेट भी लिया है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की तैनाती और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी निर्देश दिए। पूरी घटनाक्रम पर सरकार और पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे। महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज है और अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना के बाद बिल लागू करने की बात कही और जिस पर मंत्री अनिल राजभर ने जवाब देते हुए कहा कि सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में इस पर ध्यान नहीं दिया और जबकि मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए। नोएडा हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में साजिश के संकेत मिले हैं और इसके तार बाहरी ताकतों से जुड़े हो सकते हैं। वहीं पर मतदाता सूची विवाद पर उन्होंने चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहा कि अब तक किसी भी मतदाता ने वोट हटाने जाने की शिकायत नहीं की है। देखिए, जब उनकी सरकार थी तो वो तो सोचे नहीं कभी। उनके समर्थन से भी दिल्ली की सरकार चली। एक बार पूरे देश के अंदर जाति जनगणना हुई, वो भी जब देश गुलाम था। आजादी के बाद तो कभी जाति जनगणना किसी सरकार ने कराया नहीं। आज जब श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने देश में जाति जनगणना की बात कही तो इनको जाति जनगणना याद आ रही है। और लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसी मानसिकता के लोग भी आज महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। पूरे देश की मातृशक्ति आज स्वागत कर रही है। अब तक जेंडर बजटिंग, महिला सशक्तिकरण को अखबार के पन्नों में और बड़े बड़े नेताओं के मंच से हम लोगों ने सुना था, लेकिन महिला का, उनको आत्मनिर्भर बनाना, महिला सशक्तिकरण जमीन पर उतारने का इतना मजबूत कदम अगर किसी ने उठाने का काम किया है तो वो श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने उठाने का काम किया है। राजनैतिक रूप से मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का जो ये श्रद्धेय मोदी जी की सरकार का जो फैसला है, हम उसका जितना अभिनंदन करें उतना कम है। पूरे देश की मातृशक्ति आज बड़े मनोबल के साथ मोदी जी की सरकार का स्वागत